हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अनुभव कुमार पांडे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेज में। पिछले क्लास में हम लोगों ने फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध जाना था और हम लोगों ने यह जाना था कि फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आज हम लोग इस पर कुछ प्रश्न जानेंगे। पहला प्रश्न ये है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि किसी अवतल दर्पण का जो है वह वक्रता त्रिज्या यानी कि आर जो है वह दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर। किसी अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना है, 30 सेंटीमीटर है। हमें बताना क्या है, फोकस दूरी बताना है। हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि F इक्वल टू क्या होता है, R/2। F इक्वल टू R/2। तो F बराबर यहाँ पे R के जगह पे हम लोग रखेंगे 30/2। F बराबर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एक नंबर में मिलेंगे, एग्जाम में आप लोग इसको बनाएंगे और आराम से एक नंबर आप लोग ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग और भी क्वेश्चन जानेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है और हमें क्या बताना है, वक्रता त्रिज्या बताना है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, हमें बताना क्या है, वक्रता त्रिज्या बताना है, R इक्वल टू वाट। तो हमें एक शर्त मालूम है कि फोकस दूरी जो होता है वह वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। F बराबर R/2 लिखेंगे। सूत्र F इक्वल टू R/2 से हमें क्या दिया हुआ है, F दिया हुआ है 25 इक्वल टू R/2। ठीक है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R इक्वल टू 50 सेंटीमीटर आंसर। तो इस तरह के इजी क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में आएंगे और भी आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम लोग फार्मूला पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग उस पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको भी हम लोग लगाते जाएंगे। इस तरह के कुछ मैं एक दो और क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, आप लोग इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, नोट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जो आंसर आएगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट। बहुत से बच्चों का यह प्रश्न होता है कि सर ये प्रतिबिंब बनता कैसे है, आखिर में ये किरणें हम लोग लेते कहाँ से हैं। तो आज आप लोगों का यह प्रॉब्लम देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 4 प्रकार की किरणों के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट, चाहे वह गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण हो चाहे वह अवतल दर्पण हो, ये इनके लिए 4 किरणों को हम लोग लेंगे, जिनमें से किन्हीं 2 किरणों को लेकर के हम लोग प्रतिबिंब बना लेंगे। बहुत आसानी से प्रतिबिंब बनेगा, आप लोग बस वीडियो को देखते रहिए, आप लोग बहुत आसानी से प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। 4 प्रकार की किरण आरेख हम लोग लेंगे। पहले चारों का हम लोग नाम जानते हैं। पहला किरण हम लोग लेंगे कि क्या होगा जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तब क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। दूसरा हम लोग लेंगे फोकस की दिशा में आपतित किरण। दूसरा हम लोग क्या लेंगे, फोकस की दिशा में आपतित किरण। तीसरा हम लोग लेंगे वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तीसरा क्या लेंगे, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। और चौथा है दर्पण के ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। एक बार और सुन लीजिए, 4 प्रकार के किरणों को हम लोग लेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, फोकस की दिशा में आपतित किरण, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण और चौथा ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। अब इन सभी को एक एक को लेकर के हम लोग बनाते चले जाएंगे। पहला हम लोगों ने क्या लिया है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, यानी कि जब कोई किरण जो है वह गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष यानी कि प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वह किरण कहाँ से जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर
एक मिरर बना लेते हैं। ये कौन सा मिरर है, कौन सा दर्पण है, यह अवतल दर्पण है। तो यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र होगा, यहाँ पर इसका ध्रुव होगा, यहाँ पर इसका फोकस है। तो पहला कंडीशन क्या है, देखिए प्रतिबिंब बनाने का नियम भी आप लोग कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें हम लोग 4 प्रकार की कीड़ों के बारे में पढ़ेंगे, उनमें से कोई 2 को लेकर के हम लोग प्रतिबिंब बना सकते हैं। जैसा सिचुएशन रहेगा, जैसा जहाँ पर वस्तु होगा, उस हिसाब से हम लोग किन्हीं 2 किरणों का चयन करेंगे। वो हमारे ऊपर है कि हम लोग वह कौन सा किरण चुनना चाहते हैं। जो आपके लिए आसान होगा आप लोग उन्हीं 2 किरणों को चुनेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के जब कोई किरण पैरेलल होगी तो वह कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। किसमें, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, देखिए इसका सेंटर किधर होगा, इधर होगा, इसका फोकस इधर होगा। इसमें जो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आती है वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यह जब रिफ्लेक्शन के बाद इधर कहीं टकरा के जाएगी और जब हम लोग यहाँ से खड़ा होकर के देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि ये जो किरण है वो कहाँ से आ रही है, फोकस से होकर के आ रही है, जबकि ये वास्तव में फोकस से नहीं जा रही है, ये कहीं इधर से कोई किरण जा रही थी। लेकिन जब मिरर से उसका रिफ्लेक्शन हुआ और जब हम लोग यहाँ से खड़ा होकर के देख रहे हैं तो हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा कि वह मिरर के पीछे किसी बिंदु F से होकर के आ रही है। तो ये हो गया पहला कंडीशन कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जब आएगी तो अवतल दर्पण में कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। उत्तल दर्पण में क्या होगा, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ये हो गया हम लोग का पहला कंडीशन। अब हम लोग दूसरे कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन है फोकस की दिशा में आपतित किरण। फोकस की दिशा में आपतित किरण, दूसरा कंडीशन है फोकस की दिशा में आपतित किरण। फोकस की दिशा में जब कोई किरण आएगी तो क्या होगा, इसके लिए भी बहुत आसान है। देखिए कितना आसान है। जब पहले हम लोग कौन सा दर्पण लेंगे, अवतल दर्पण ले रहे हैं। यहाँ पे इसका ध्रुव है, यहाँ पे इसका सेंटर है, यहाँ पर इसका फोकस है। देखिए हम लोग शुरुआत में ही किरण कहाँ ले रहे हैं, फोकस की दिशा में। कोई किरण जो है वह फोकस से होकर के जा रही है। तो क्या होगा, जब कोई किरण फोकस से होकर के जाती है तो वह मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो है वह क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक पहले वाले का अपोजिट है। पहले वाले में क्या था कि अवतल दर्पण में, पहले वाले में यह था कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। और दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में ठीक उसका उल्टा। जब कोई किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर के जाती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देख रहे हैं कितना इजी है, बहुत इजी है। दूसरा देखिए, अब हम लोग उत्तल दर्पण लेंगे। ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। ये हो गया ध्रुव, इधर होगा इसका सेंटर, यहाँ पे होगा फोकस। आप लोग को मालूम है कि हम फोकस की दिशा में ले रहे हैं, यानी कि इसके तरफ कोई किरण जाएगी। ये कहाँ जा रही थी, फोकस की ओर जा रही थी, लेकिन ये क्या होगी, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी।
कितना इजी है। उत्तल दर्पण में भी ठीक उसका अपोजिट है। पहले वाला हम लोग क्या पढ़े थे, पहले वाला हम लोग पढ़े थे कि जब उत्तल दर्पण में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। याद रखिएगा, वो फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही थी। और यहाँ पर जब हम लोग फोकस की ओर भेज रहे हैं, देखिए फोकस पे पहुँच नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि मिरर से रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। तो जब फोकस की ओर जाएगा तो वह मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन हो गए। तीसरा हम लोग लेते हैं वक्रता केंद्र की दिशा में। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है वक्रता केंद्र की दिशा में, क्योंकि जो किरण वक्रता केंद्र की दिशा में जाती है वह दर्पण पर लंबवत पड़ती है। वह दर्पण पर क्या होती है, लंबवत पड़ती है। और जब दर्पण पर लंबवत पड़ेगी तो हम आप लोगों को पहले ही बताए हैं कि जब भी कोई किरण दर्पण पर लंबवत पड़ती है, चाहे वह कोई भी दर्पण हो, चाहे वह समतल दर्पण हो या गोलीय दर्पण हो, गोलीय दर्पण में चाहे वह उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, जब कोई किरण किसी दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। जब कोई किरण किसी दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो जो वक्रता केंद्र से जो किरण जाएगी वह क्या होगी, दर्पण पर लंबवत होगी। वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, यह हो गया हमारा अवतल दर्पण। यहाँ पर है इसका सेंटर, यहाँ पर है इसका फोकस। देखिए अब हमको क्या लेना है, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण लेना है। वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। देखिए ये जो किरण है यह वक्रता केंद्र की दिशा में जा रही है। किधर जा रही है, वक्रता केंद्र की दिशा में जा रही है या वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। जब वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, देखिए ये इसका हो गया त्रिज्या। जो केंद्र से जब परिधि पे जा रहा है तो ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। और त्रिज्या क्या होता है, परिधि के किसी बिंदु पर लंब होता है। तो ये लंबवत हो गया। जब यह लंबवत हो गया तो यह क्या होगा, उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगा। यह उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगा। जिस मार्ग पर यह आया है उसी मार्ग पर यह क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। अब चलिए हम लोग उत्तल दर्पण में लेते हैं। देखिए ये भी जो किरण है यह उत्तल दर्पण के कहाँ जा रही है, वक्रता केंद्र की दिशा में जा रही है। जब वक्रता केंद्र की दिशा में जा रही है तो ये भी क्या होगा, दर्पण पर लंबवत पड़ेगा। और जब लंबवत पड़ेगा तो ये क्या होगा, उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगा। तो ये हो गए आपके तीन कंडीशन। एक बार और मैं शुरू से दोहरा दे रहा हूँ। पहला कंडीशन था जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह अवतल दर्पण में फोकस से होकर के जाती है और उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा था जब कोई किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर के जाती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और जब कोई किरण उत्तल दर्पण के फोकस की ओर जाती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा लिए है जब कोई किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह उसी मार्ग पर क्या होती है, वापस लौट जाती है। और यहाँ पर उत्तल दर्पण में जब कोई किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है तो वह भी उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। बहुत सिमिलर है, आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं। चौथा और आखिरी किरण आरेख। चौथा हम लोग लेंगे ध्रुव की दिशा में, दर्पण के ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। दर्पण के ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। चलिए ये हो गया हमारा अवतल दर्पण।
देखिए यहाँ पर इसका ध्रुव है, यहाँ पर केंद्र है, यहाँ पे फोकस है और यहाँ पर केंद्र है। जब ध्रुव की दिशा में जाएगा, ये कोई किरण है जो ध्रुव की दिशा में जा रहा है, तो देखिए इसमें कोई वो नहीं है कि ये किरण कहाँ से होकर के जाएगी। इसमें ये है कि ये ध्रुव की दिशा में जा रहा है। इसके लिए ये जो मुख्य अक्ष है वह अभिलंब हो जाएगा। मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। क्यों अभिलंब हो जाएगा? क्योंकि यह केंद्र से जब ध्रुव पर पड़ रहा है तो वह क्या हो गया, ध्रुव इसका मान लीजिए क्या हो गया, ध्रुव पर ये लंब हो गया। ध्रुव पर क्या हो गया? लंब हो गया। तो ये अभिलंब का काम कर देगा और ध्रुव पर ही ये आपतित किरण, यानी कि ये आपतित किरण भी कहाँ जा रहा है? ध्रुव पर, और ये परावर्तित किरण भी ध्रुव से ही होकर के जा रहा है। तो ये क्या हो गया? इसके लिए ये अभिलंब हो गया। ये क्या हो जाएगा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, और ये हो जाएगा परावर्तन कोण। ये है दर्पण के ध्रुव की दिशा में जब कोई किरण आएगी तो उसके लिए वो क्या होगा, जो उसका मुख्य अक्ष होगा, मुख्य अक्ष कह सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? अभिलंब का कार्य करेगा। अब हम लोग लेंगे उत्तल दर्पण। सेम टू सेम वही हाल इसमें भी होगा। ये हो गया ध्रुव, यहाँ पर होगा इसका सेंटर, यहाँ पे होगा फोकस। जब ध्रुव की दिशा में आएगा तो फिर ये मुख्य अक्ष जो होगा वह उसका क्या हो जाएगा? अभिलंब का कार्य करेगा। ये आपतन कोण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण हो जाएगा। तो ये 4 किरण आरेख हैं जिनकी मदद से हम लोग आगे प्रतिबिंब बनाएंगे। बहुत आसानी से प्रतिबिंब बनेगा। आप लोग जब हम अभी और कल हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, इतना इजी टॉपिक है। इन चारों में से कोई 2 किरण आरेख हम लोग लेंगे और प्रतिबिंब बनाएंगे। चारों का एक बार हम रिवाइज करा देते हैं आप लोगों को। पहला क्या था? जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अवतल दर्पण में फोकस से होकर के जाती है और उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा है जब कोई किरण फोकस से होकर के जाती है तो क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसमें? अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? जो फोकस की दिशा में जाती है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा है जब वक्रता केंद्र से होकर जाएगा अवतल दर्पण में तो वह क्या होगा? उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगा। और अवतल दर्पण में जब वक्रता केंद्र की दिशा में जाएगा तो वह भी उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगा। जब ध्रुव की दिशा में जाएगा तो उसका जो मुख्य अक्ष होगा वह अभिलंब का कार्य करेगा। कल इन चारों की मदद से हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाना सीखेंगे। बहुत ही आसानी से हम लोग सीख लेंगे। आप लोग आगे तैयारी करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो न्यूमेरिकल दिए हैं उसको सॉल्व करेंगे और उसका आंसर डिस्क्रिप्शन में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। दैट्स इट, थैंक यू।